हे गाइस, तो मांगा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चीजी जिन वई को समझाने की कोशिश करते हुए फूवू शैंग के लोगों की प्रोटेक्शन का जिक्र करता है और कहता है कि ये जगह ही उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ लगती है। जिन वई कंफ्यूज होता है और उसके रिएक्शन देखकर चीजी भी थोड़ा हेसिटेंट हो जाता है। फिर चीजी क्वाइटली जिनवई को होल्ड कर लेता है और उसकी दुनिया के डिफरेंसेस के बारे में बात करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि कुछ चीजों से उसका बेखबर रहना ही बेहतर है। आगे जाके चीची अपनी जेलसी को हिंट करता है जब वो फूवू शैंग और जिनवई के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। ये क्वेश्चन ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है और दोनों एक दूसरे को बस घूरते रह जाते हैं। फिर सीन थोड़ा शिफ्ट होता है जब जिनवई अपने बॉसी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और चीजी को घर के काम करने के लिए कह देता है। चीजी थोड़ा कंफ्यूज होता है, सोचता है कि क्या वो उसे घर में रहने का चांस दे रहा है। आगे चीची को एक लेटर मिलता है जिसमें जिनवई उसे यहाँ रहने का इनवाइट करता है और वो लेटर पढ़कर चीची का एक्सप्रेशन अम्यूज्ड और सरप्राइज हो जाता है। एक फनी कैट मोमेंट भी होता है जब एक ब्लैक कैट पूछती है वो तुम्हारा फूवू शैंग से क्या रिलेशन है। जिनवई थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने पास्ट के मोमेंट्स याद आने लगते हैं। एंड में जिनवई अपने बॉन्ड के बारे में सोचता है और अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है। अब आगे रात का अंधेरा पूरी तरह से शहर पे छाया हुआ था। एक मंजिल पे खड़ा वो आदमी अपने अगले मिशन का हुक्म सुन रहा था। जिन्हें ग्रैंड होटल में कल एक बिजनेस एसोसिएशन मीटिंग होगी, तुम्हें एक डोरमैन के रूप में अंडरकवर जाना है। उसके कान में वो आवाज गूंज रही थी और इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्राइवेट कार में एक डॉक्यूमेंट सीक्रेटली रखना है। एटमॉस्फेयर में पूरा सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट और प्रेशर दोनों का तूफान चल रहा था। टेबल पे बिखरे पेपर, एक शार्प पेंसिल और एक स्टडी हाथ, सब कुछ एक सीरियस मिशन की तैयारी का हिस्सा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कल का मिशन सक्सेसफुल हुआ तो ही ब्लैक फ्लेम में एंट्री मिलेगी। उसी वक्त एक दूसरी आवाज आई, फोन पे या शायद किसी रेडियो डिवाइस में। ब्रदर, सी यू एट जिन्हे टुमारो। जो भी काम तुमने दिया था ना, सब हैंडल कर लिया। उसने काम ली एक ही वर्ड बोला, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो, या शायद वो दिखाना चाहता था कि सब कंट्रोल में है। यहाँ से सीन शुरू होता है एक डार्क मिस्टीरियस रूम में। ब्लैक शर्ट में चीची पेंसिल घुमाता हुआ पेपर पे कुछ ड्रॉ कर रहा था। उसकी आवाज में थोड़ी सी कॉन्शियस अर्जेंसी थी। बोला, फू शैंग के आसपास जो लड़का था, क्या अब तक उसका कुछ पता नहीं चला? कैमरा शिफ्ट होता है टेबल पर बिखरे हुए मैप्स के ड्राइंग्स पर। वो किसी सीरियस प्लान पे काम कर रहा था, पर दिमाग उस किट पे ही अटका हुआ था। फोन की दूसरी तरफ से एक वॉइस रिपोर्ट करती है, मैंने लोग लगा दिए थे उसके स्कूल पे, हर दिन चेक कर रहे थे, लेकिन वो लड़का एक हफ्ते से वहाँ आया ही नहीं। उस बंदे की बात सुनकर चीची की आंखें सस्पिशन से भर जाती हैं। ये साइलेंस और एब्सेंस उसके लिए एक रेड फ्लैग बन गया था। सीन फ्लैशबैक करता है उस रात पे जब फूवू शैंग एक लड़के को पार्टी में लेके आया था, एमिलीज वेस्टर्न रेस्टोरेंट पर। वैंग वैंग ने रिपोर्ट दिया, उस लड़के ने कहा था कि फूवू शैंग ने वाइन चेंज कराने को बोला था और उसने बार काउंटर का रास्ता भी पूछा था। पैनल में दिख रहा है येजी व्हाइट शर्ट में, जो बार काउंटर की तरफ जा रहा है, लेकिन फेस काम और सटल स्माइल के साथ है। फोन पर उस बंदे ने फिर आगे बोला, इवन अगर हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो लड़का वही था, फिर भी उसके एक्शंस काफी सस्पिशियस हैं। उसने वाइन चेंज क्यों किया था? उसका मोटिव क्या था? कैमरा फिर जूम करता है येजी के साइड प्रोफाइल पर। पहले जिसका चेहरा काम और शांत था, पर अब उसके आंखों में एक टीजिंग सा ग्लिंट है। पर सोचने वाली बात यह है कि उसे जिनवई के एलर्जन के बारे में पता कैसे चला? एक ऐसी बात जो सिर्फ बहुत क्लोज लोग ही जानते होंगे। ये सिंपल सा सवाल एक धमाके से कम नहीं था। ब्लैक स्क्रीन कट होती है, दूसरा बंदा फोन पकड़ा हुआ है, टोन सीरियस है। वैंग वैंग, सब लोगों को स्कूल से हटा लो। जिनवई ने एक स्नैप डिसीजन लिया,
क्योंकि अब सीन क्लियरली शिफ्ट हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन का फोकस बदल गया था। अगला पैनल एक ओल्ड वेयरहाउस टाइप कॉरिडोर में शिफ्ट होता है, जहां कुछ लोग चिल कर रहे थे, लेकिन सेंटर फिगर वैंग वैंग, वाइट ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा फोन पर बात कर रहा था। चीजी ने अपनी आवाज में सस्पिशन लाते हुए बोला, क्लियरली उस लड़के को किसी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, क्या फूवू शेंग के थ्रू? और फाइनली क्लोजअप होता है वैंग वैंग के फ्रस्ट्रेटेड फेस पे, आईज वाइड ओपन, माउथ स्लाइडली ओपन, डिसबिलीफ से भरा हुआ। वो बोला, प्रोटेक्ट किया गया? मतलब फूवू शेंग और वो लड़का दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं। सीन वापस चीजी पर शिफ्ट होता है, जो रिलैक्स पोस्चर में बैठा है, एक हाथ में पेंसिल, दूसरे से फाइल्स को फ्लिप करते हुए। उसकी आवाज काम थी, लेकिन हर्ड वर्ड में कैलकुलेशन छुपी हुई थी। बोला, नहीं, पिछले एक हफ्ते के कलेक्टेड इन्फो के बेसिस पे उस लिटिल फॉक्स के मर चुके फादर, जो ब्लैक फ्लेम के फाउंडिंग मेंबर और एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे, तो अगर उसने कुछ गलत भी किया हो तो फूवू शेंग को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। कुछ पेपर्स डस्टबिन के हवाले करते हुए बोला, उस रात रेस्टोरेंट में जो स्टाफ ड्यूटी पे था, सबको चुप करा दिया गया था, सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। ये ही प्रूफ करता है कि सबको चुप करा दिया गया था। आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 30 साल बाद जैसा ब्लैक फ्लेम होगा, वैसा तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी भी अपने अर्ली फेस में है और अंदर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट चाहोस है। नेक्स्ट मोमेंट एक छोटी सी कफ की आवाज आती है और चिबी वर्जन ऑफ वैंग वैंग हाजिर हो जाता है, बिल्कुल चिल मोड में। कफ कफ, भाई तुमने इतना बड़ा और डेंजरस टास्क ले लिया ब्लैक फ्लेम के लिए कल। क्या सिर्फ डॉक्टर जिन के एलर्जिक रिएक्शन के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए था क्या? फिर चीजी के एक्सप्रेशन पर नजर रखते हुए वो आगे बोला, और वैसे भी वो सिर्फ कोई लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर तो नहीं लगता मुझे। क्या वो सच में मेरी होने वाली सिस्टर इन? सेंटेंस कट हो जाता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि सेंटेंस कंप्लीट करना उसके लिए सेफ होगा या नहीं। चीजी ने बस थोड़े इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ उस चिबी को शोल्डर से फ्लिक करते हुए बोला, बस कर, तुम्हें पता है ब्लैक फ्लेम ने जो टास्क दिया है वो कितना डेंजरस है। बी रेडी एंड अडेप्ट एज नीडेड। बीप बीप की आवाज के साथ फोन कट हो जाता है। साइलेंस में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक और थोड़ी टेंशन की हवा महसूस हो रही थी। चीजी एक सीरियस गेज के साथ टेबल की तरफ देख रहा था। आंखों में एक मिक्स था, फोकस का और एक छिपी हुई वरी का। अपने ही सोच में गुम था। तभी डोर के बाहर आवाज आई तो उसने सर उठाकर ऊपर देखा। दरवाजे पर जिनवई खड़ा था, नीट ब्लू शर्ट और स्वेटर वेस्ट में। उसने क्वाइटली रूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, थोड़ा कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ बोला, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? इतना चुपचाप क्या कर रहे थे? उसने हाथ से डोर पकड़े रखा, थोड़ा लीन करके अंदर देखा, फिर आगे बोला, मैं काफी देर तक नॉक करे जा रहा था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मुझे लगा कि कुछ हो गया है तुम्हें। दूसरी तरफ चीजी चेयर पे बैठे, एक हाथ अपने चीक के नीचे सपोर्ट में रख के रिलैक्स दिखने की कोशिश कर रहा था, फिर दूसरे हाथ से चुपचाप फाइल समेटने की कोशिश भी कर रहा था। होठों पर हल्की सी स्माइल लाते हुए बोला, क्या हुआ? जिनवई कुछ सेकंड्स के लिए तो कंफ्यूज दिखा, फिर थोड़ा और क्लोज आके उसने पूछा, चलो मेरी कार ले लो, आज मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, वरना तुम फिर से लेट हो जाओगे काम पर। चीजी ने कुछ सेकंड्स तक उसकी तरफ देखा, फिर एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, ऑल राइट। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट वेयरहाउस में, जो किसी जेल से तो कम नहीं लग रहा था। एक सूना सूना सा हिडन वेयरहाउस था, जहाँ सब कुछ अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ एक फेंट सी रोशनी पड़ रही थी फ्लोर पे। आयरन की एक पुराने गेट को टाइटली लॉक किया गया था। उस पर लटकती हुई चेन्स के हिलने की आवाजें आ रही थी। अंदर एक लड़का जंजीरों में जकड़ के बांध दिया गया था। उसके हाथों की कलाई और पैरों के एंकल्स लोहे की उन चेन से बंधे हुए थे और उसकी हर हरकत पर चेन की आवाज आती थी। लेकिन उस सबके बीच भी वो लड़का एक किताब लेकर कामली पढ़ रहा था, जैसे वो किसी कोजी लाइब्रेरी में हो, ना कि किसी जेल जैसी जगह में।
ओ माय, ये तो येजी है, फूवू शैंग का वही अडॉप्टेड बेटा जिसने जिनवई के ड्रिंक को हाइप किया था। उसके गले में एक ब्लैक चोकर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक पर्पल कवर वाली किताब पढ़ रहा था, एकदम फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ। तभी एक मेटल गेट ठाक से खुलता है और एक विंड ब्रेकर पहने एक ट्रे लेकर अंदर आदमी आता है। ट्रे पर एक सिंपल सा बाउल और ग्लास है, शायद डिनर या मेडिसिन। येजी ने अपना सर उठाकर देखा, आंखों में सॉफ्ट सा स्पार्कल था। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो खुद ब खुद बोल उठा, आकी तुम आ गए। जिस तरह से उसने ये कहा था उसमें ना तो कोई दर्द था ना कंप्लेन, सिर्फ एक स्वीट सा रिलीफ जैसा किसी ने बस एक अच्छे दोस्त का इंतजार किया हो। उस ठंडे और ग्लूमी रूम में जहाँ सिर्फ एक छोटी सी रोशनी उस छोटी सी लाइट से आ रही थी, आकी क्वाइटली अंदर आता है, हाथ में ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर। उसका चेहरा मास्क से ढका था, पर आंखों में एक सॉफ्ट रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन था। उसने सीधा और काम वॉइस में कहा, यंग मास्टर थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लीजिए। आकी एक मिस्टीरियस आदमी है जिसका एग्जैक्ट एज कोई नहीं जानता। पहले येजी के फादर का एक ट्रस्टेड आदमी यानी एड था और अब वो येजी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। उसके गेस्चर्स एकदम स्टेडी थे, जैसे वो किसी सोल्जर की तरह ट्रेंड हो। येजी ने आकी की शर्ट के हेम को थामते हुए थोड़े होपफुल एक्सप्रेशन के साथ बोला, आकी तुमने बोला था ना एक्शन डेट डिसाइड हो गई है। जब अंकल फू अपना काम कंप्लीट कर लेंगे क्या वो मुझसे मिलने आएंगे? आकी थोड़ा पॉज करता है, उसकी आंखें थोड़ी सी क्लोज होती हैं। एक लम्हे के लिए जैसे उसके मन में कुछ इमोशनल प्रेशर या गिल्ट सा आ गया हो। फिर एक लंबी सांस लेते हुए एक चादर उठाते हुए वो बोलता है, यंग मास्टर बॉस फू आपको सच में हर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके फादर ने गैंग के लिए अपनी जान दी थी। पर अगली बार आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। उस ठंडे और शांत अंधेरे सेल में येजी क्वाइटली जमीन पर बैठा था। उस सिल्वर हेयर लड़के के ऊपर चादर डालते हुए आकी बोला, गैंग में बहुत लोग हैं जो उस डॉक्टर के पीछे जाने के लिए रेडी हैं। तुम्हें खुद हर बार एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज काम थी लेकिन कंसर्न भी छुपा हुआ था। वो आगे बोला, कभी कभी दूसरों की बात सुन लेना भी जरूरी होता है। अगले ही मोमेंट में येजी फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ चिन पे रखते हुए बोला, आकी सही कह रहे हो, मैं वाकई में बहुत इम्पल्सिव था। गैंग के वो ओल्डीज अभी भी जिंदा हैं और जिनवई भी लकी था जो बच गया। ये भी मिरेकल ही है, जैसे वो सच में अंकल फू से शादी कर सकता है। आकी साइड में ऑकवर्डली पसीने में भीगता हुआ उसकी बकबक सुन रहा था। फिर आकी उठा और परेशान होकर बाहर की साइड जाने लगा, कैजुअली बोलते हुए कि यंग मास्टर मुझे अभी और भी काम करने हैं, मैं चलता हूँ। जब वो निकलने ही लगा था कि पीछे से आती एक आवाज उसे रोक लेती है, आकी। आकी थोड़ा रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, आंखों में हल्की सी कॉन्शियस क्यूरियोसिटी के साथ बोला, जीन्स के साथ जकड़ा हुआ येजी थोड़ा पॉज लेता है। उसने फाइल पलटी और हल्की सी क्यूरियोसिटी और डाउट के साथ पूछा, वो जी हाइपिंग भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है ना, राइट? आकी ने विदाउट डिले कंफर्म किया। जवाब सुनकर येजी खुश हो गया, जैसे सब कुछ समझ गया हो, पर फिर भी अंदर कुछ और चल रहा था। और उसके अंदर वाकई कुछ चल रहा था। उसके माइंड में कोल्ड और कड़वी सोच आई, गॉडफादर तुम सच में यही चाहते हो ना कि जिनवई के आसपास के लोग भी तुम्हारी तरह गंदे हो जाए, ताकि तुम्हारा वो प्योर लिटिल वाइट मूनलाइट कभी और किसी के पास नहीं जा पाए। ये बात उसके पजेसिव और ट्विस्टेड डिजायर्स को दिखाता है। वो किसी भी कॉज पे जिनवई को अपने पास रखना चाहता था, चाहे उसके आसपास का वर्ल्ड कितना भी डर्टी क्यों ना हो जाए। सीन कट होता है एक नए लोकेशन पर। उस दिन पर जब ट्रेड एसोसिएशन इवेंट था, जिन्हें होटल के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में। होटल की पार्किंग में एक कार खड़ी है। किसी ने फोन उठाया और बोला, हेलो, मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट का वेट कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ही वो आते हैं मैं निकलता हूँ। वो आदमी सिगरेट का कश लेके थोड़ा कैजुअली बातें किए जा रहा था,
जैसे अपने दोस्त से बात कर रहा हो। बोला, अरे यार पूछ मत, मैं कल फिर कार्ड्स के गेम में हार गया, बता ना। जब ये बंदा अपनी बातों में मगन था, एक और शैडोड फिगर सीक्रेटली उस पार्किंग लॉट के पिलर के पीछे से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी प्रेजेंस साइलेंट है, लेकिन इंटेंशंस क्लियर नहीं। सीन एकदम टेंस हो गया है। अंडरग्राउंड ऑपरेशन का फाइनल फेज शुरू हो चुका था। एक शैडोड फिगर ने अपने ईयर पीस में कामली रिपोर्ट किया, ब्लैक फ्लेम का ब्रीक फेस ऑलरेडी कान में डाल दिया गया है। टारगेट को अब तक कुछ भी शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ डार्क सूट में खड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बालों वाला यानी हमारा जीजी, जिसका प्रेजेंस ही खौफ फैला रहा था, एक और सवाल पूछता है बिना किसी इमोशन के, फर्स्ट फ्लोर का लॉबी क्लियर हो गया क्या? उस सवाल का जवाब एक और इनसाइडर से आता है, जो नर्वस होकर रिपोर्ट करता है, टेंशन मत लीजिए बॉस, मैंने वाटर पाइप बर्स्ट करवा दिया था। सारे रिच लोग ना कपड़े खराब होने के डर से बैंक्वेट हॉल में ही चिपक के बैठे हैं, कोई नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा। उनका प्लान परफेक्ट लग रहा था। डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए गए थे, लॉबी अब खाली थी। लेकिन उसी वक्त वैंग वैंग झिझकते हुए बोला, लेकिन बॉस, उस ब्रीफकेस में तो एक रिमोट कंट्रोल टाइम बॉम्ब है ना। ये सुनकर चीची का एक्सप्रेशन 2 शेड और डार्क हो गया था। पर तभी वैंग वैंग की आवाज ईयर पीस पर फिर से आई। बोला, ब्लैक फ्लेम वाले क्या सोच रहे हैं? क्या हम उनके लिए सिर्फ एक ग्रुप ऑफ क्लूलेस स्केपगोट्स हैं? चीची सब कुछ समझ गया था। सिर्फ ये एक टेस्ट नहीं था, ये उनके लिए एक ट्रैप भी हो सकता था। और अब या तो वो इस खेल को समझ के उल्टा ब्लैक फ्लेम को चकमा देगा, या वो भी इस ब्लास्ट के साथ किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाएगा। जिन्हें होटल के बाहर का मौसम एकदम बदल गया था। वैंग वैंग अपना सूट टाइट करते हुए स्काई की तरफ देख रहा था और हल्का सा कांप रहा था, सोचते हुए, आज तो काफी ठंड है, लगता है वेदर सच में बदल रहा है। लेकिन उस शांत एक्सप्रेशन के पीछे एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। सीन जाता है 1 घंटे पीछे। सीन एब्रप्टली शिफ्ट हो जाता है एक अंधेरे बैकग्राउंड में, जहां एक मिस्टीरियस ब्रीफकेस दिख रहा है। एक वार्निंग वॉइस फ्लोट करती है डार्क में। इस ब्रीफकेस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर बिना परमिशन के खोला तो मिशन तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा और तुम लोग भी सेफ नहीं रहोगे। और फिर एंट्री होती है चीजी की, ब्लैक हुडी, इंटेंस ग्रीन आईज और स्लाइटली ट्रेम्बलिंग हैंड्स। वो ब्रीफकेस के लॉक तक हाथ ले जाता है। हल्के हेसिटेशन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन क्यूरोसिटी या शायद डाउट उसे रोक नहीं पाया। उसके हाथ के नीचे से ब्रीफकेस हल्की वाइब्रेशन दे रहा था, एक लो फ्रीक्वेंसी रिदमिक मूवमेंट जो किसी नॉर्मल सिक्योरिटी सिग्नल से काफी अलग थी। नरेशन स्लोली रिवील करती है, बैक के एक स्पेसिफिक कॉर्नर से एक लाइट वाइब्रेशन हो रही थी, हर कुछ सेकंड्स बाद, जैसे कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो। और इस पैटर्न के बेसिस पे फाइनल पैनल में दिखता है ब्रीफकेस के अंदर छिपा हुआ एक हाई टेक डिवाइस, कई तरह के वायर से लिपटा हुआ, रेड, ब्लू, येलो ट्यूब्स, और सेंटर में एक स्लीक मेटालिक बॉम्ब डिवाइस। सीन फिर चीजी के एक पुरानी याद पर शिफ्ट हो जाता है। डार्क लैब में एक साइंटिस्ट कामली बोलता है, आची, ये फ्रीक्वेंसी एक इम्पोर्टेंट माइक्रो बॉम्ब से मैच करती है जिसका नाम है नाइट एंगल। फिर उसकी आवाज स्लाइटली और सीरियस हो जाती है। इस बॉम्ब की खासियत ये है कि ये रेड और ब्लू वायर्स को पहले से ही स्वैप किया जा सकता है, इसलिए डिफ्यूज करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो साइंटिस्ट यंग चीजी को गाइड कर रहा था कि कैसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाए। जो उसने तब सीखा था वही फ्रीक्वेंसी उसे आज इस ब्रीफकेस से महसूस हो रही थी। तभी उसके ईयर पीस पर एक आवाज गूंजी, वैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट उड़ भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं। फिर कोई और बोला, उसके बारे में सुना है कि वो एक नोटोरियस कम बैग है जो माइनस को अब्यूज करता है। तभी कट सीन होके प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ चीजी एक पिलर के पीछे छुपा उस ड्राइवर की बातें सुन रहा था। उसने तुरंत कड़क लहजे में टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए, सुनो, उस बॉम्ब का रिमोट ब्लैक फ्लेम के पास है, कोई नहीं जानता कि वो कब डिसाइड करेंगे उसे डिटोनेट करना। सब भाइयों को अलर्ट रहने को बोलो। बैकग्राउंड में उस ड्राइवर की अननोन मरमरिंग आवाज गूंज रही थी,
पर ईयरपीस पर आती आवाज एकदम बंद हो गई। चीजी ईयरपीस को बार बार टैप करते बोलता रहा, वैंग 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 वैंग। लगा जैसे कॉल एब्रप्टली कट हो गया हो। अचानक ईयरपीस पर वैंग वैंग की आवाज फिर से आई। व्हाट द हेल, ये यहाँ क्यों है? चीजी भी हैरान। उसने सस्पिशन भरी आंखों से पूछा, क्या हो रहा है? बाहर वैंग वैंग किसी को देखकर जैसे एकदम हैरान हो गया था। विजिबली शॉक्ड है, आंखें वाइड और हाथ हाफ रेज्ड। सही में ऐसा लगा जैसे वो किसी अनएक्सपेक्टेड बंदे को स्पॉट कर गया हो। तभी सामने स्टेयरकेस पे ऊपर एक सडन कमोशन हो गया था। लोग हिलते डुलते नीचे आ रहे थे, कुछ सिक्योरिटी वाले, कुछ स्टाफ। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर जिन काम येट कंपोज्ड नीचे उतर रहे थे, लेकिन अपने हाथों में वाइस प्रेसिडेंट को संभालते हुए। वीपी क्लियरली तकलीफ में थे, हाथों में अपना सीना पकड़ रखा था जैसे हार्ट में पेन हो रहा हो। उसके पीछे कुछ और लोग भाग कर आ रहे थे, सब कंफ्यूज्ड और पैनिक मोड में। तभी वैंग वैंग ने चीजी को शॉक्ड वॉइस में रिपोर्ट किया, बॉस, डॉक्टर जिन वाइस प्रेसिडेंट को उठा के नीचे क्यों ला रहे हैं? डॉक्टर जिन नीचे सेफली पहुंच जाते हैं और एक बंदा साय ऑफ रिलीफ के साथ उन्हें थैंक्स कहता है। डॉक्टर जिन, थैंक गॉड आप आज यहाँ थे। उसका एक्सप्रेशन जेन्युइनली ग्रेटफुल है। डॉक्टर जिन लाइट स्माइल के साथ रिस्पॉन्स देते हैं, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल। लेकिन इस पूरे मोमेंट में किसी ने दूसरे एंगल से देखा। वो था ब्लैक हेयर्ड बंदा चीजी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, अनरीडेबल। तभी वो ड्राइवर भी हरकत में आ गया। वो जल्दी में था, हरीडली अपने ब्लूटूथ हेडसेट पे बोल रहा था, अभी मैं बात नहीं कर सकता, लगता है चेयरमैन के साथ कुछ हो गया है, आई हैव टू। उसकी आवाज में कुछ अर्जेंसी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि पीछे एक शैडो उसकी हर एक मूव को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। दूसरे कोने में छुपा हुआ चीजी सब कुछ सुन रहा था। चीजी कोल्ड, काम, लेकिन डेडली फोकस। तुरंत ब्लैक टूथ कॉल डिस्कनेक्ट करता है। उसने अपनी टाई को लूज किया, अपने ग्लव्स टाइट किए। मिशन पे जो जाने का टाइम आ गया था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन क्लियरली दिख रहा था। ये मिशन बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। अपने कॉलर को थोड़ा एडजस्ट करके वो फाइनली स्पॉटलाइट में आया, एकदम पॉइज्ड और अलर्ट। दूसरी तरफ वो ड्राइवर कार में बैठने के लिए बिल्कुल रेडी। फोन पे बोला, मैंने ऑलरेडी कार स्टार्ट कर दी है, बस मैं आ ही रहा हूँ। बेचारा मन में सोच रहा था, पता नहीं कैसे वाइस प्रेसिडेंट को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसकी आवाज में स्ट्रेस था, आखिर नई इमरजेंसी जो आ गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे एक और डार्क फिगर क्वाइटली उसकी तरफ आ रहा था। और फिर धुआक, एक शार्प स्ट्राइक उसके कनपट्टी पे लगती है। वो आदमी शॉक में कुछ समझने की कोशिश करने से पहले ही नीचे गिर पड़ा। वो लड़का डार्क हेयर, पेल कॉम्प्लेक्शन, एक पियर्सिंग के साथ अब फुल व्यू में था। उसका कोल्ड ग्रीन आईज में एक डेंजरस ग्लिंट था और लिप्स पे एक फेंट स्प्रिक। आखिर वो जिनवई को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। हे गाइस, आई होप आपको आज का भी एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके जाना। तो गाइस, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।